घड़ी पॉइंट पर। साथियों, घड़ी में समय हो गया है 9:27 और वक्त हो चला है संपूर्ण पेडागॉजी का। बहुत सारे साथी ऐसे हैं दोस्तों जो जॉब करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो तैयारी अभी कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि भाई साहब जिनके पास समय नहीं है लेकिन फिर भी वक्त की नज़ाकत है कि टीईटी करना है तो क्या करें। साथियों, अगर आपको सीटेट पास करना है तो मैं अक्सर आपसे यही चीज़ समझाता हूँ कि सीटेट पास करने के लिए 10-10 घंटे क्लास की या मोटी मोटी किताबों की ज़रूरत नहीं होती। बस एक चीज़ हमेशा याद रखना कि पूरे पेपर में कितना प्रश्न आता है। पूरे पेपर में 150 प्रश्न आता है, जिसमें 90 प्रश्न पेडागॉजी से पूछे जाते हैं। सबसे पहला काम यही करिए कि पेडागॉजी का पैटर्न सीख लीजिए। मैं बार बार हर वीडियो में बात कहता हूँ, क्यों? क्योंकि हमको पता है कि परीक्षा में सब कुछ बदल जाएगा, परीक्षा में सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन पेपर में जो 90 क्वेश्चन पेडागॉजी का है वो कभी नहीं बदलेगा, वही आपके हाथ में है। तो सबसे पहले वहीं पे दोस्तों आपको शुरुआत करनी है। तो आइए दोस्त, शुरुआत करते हैं सेशन का। बहुत स्वागत है आपका, सभी को गुड इवनिंग। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को पहले पढ़िएगा, फिर जाके उत्तर आपको करना है। क्या बोल रहा है? लेओ वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका अपने छात्रों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए क्या करना चाहिए? देखो दोस्तों, जब आपको वाइगोत्स्की याद आए, दोस्तों जब आपको वाइगोत्स्की याद आए तो उनके द्वारा दिए गए 10 से 15 शब्द आपको याद कर लो, जैसे भाषा, संस्कृति, समाज, चर्चा, परिचर्चा, अंतःक्रिया, डिस्कशन। ये सारे शब्द वाइगोत्स्की के ही हैं। ये कोई भी शब्द अगर आपको पेपर में कहीं दिख जाए तो समझ जाना कि ये जो शब्द है वो वाइगोत्स्की के साथ ही जाएगा। तो पहला, छात्रों को पूरी तरह स्वतंत्र छोड़ दो ताकि वो खुद संघर्ष करें। साथ ही ये विकल्प पियाजे कहते हैं, ये बात वाइगोत्स्की नहीं कहते हैं। सेकंड, उसी समय मदद करना चाहिए जब छात्र कार्य को पूरा करने में पूरी तरह विफल हो जाए। नहीं सर, ये बात एकदम गलत है। छात्र के समीपस्थ विकास के क्षेत्र को पहचान कर, बच्चे की कमी को पहचान के उन्हें आवश्यकता अनुसार सहयोग प्रदान करें, पाठ प्रदान करें। साथियों, मैं आपको बार बार समझाता हूं कि दो शब्द सीटेड में बहुत फेमस है। आमतौर पे एक जेडपीडी और एक स्केप फोल्डिंग। दोनों में अंतर क्या है, मैं दोनों आपको जल्दी से 1 मिनट में समझाता हूं। जेडपीडी का मतलब यह होता है कि जब किसी काम को कोई बच्चा शुरू तो स्वयं करता है लेकिन बिना मदद के पूरा नहीं कर सकता, तो जो बच्चे को सहयोग की सहायता पे जो काम वो पूरा करता है उसी काम को दोस्तों कहते हैं हम लोग क्या? जेडपीडी। मैंने कहा, मान लो ये बच्चे का घर है ए, ये बच्चे का विद्यालय है बी। बच्चा चलना अपने आप शुरू किया स्कूल की तरफ, अचानक वो गड्ढे में देखो गिर पड़ा है। अब बच्चा सोच रहा है कि काश कोई मेरी मदद कर देता तो मैं यहाँ पे निकल कर विद्यालय पहुँच जाता। तो ये जो इसको निकलने में सहयोग लेना पड़ा ना, इसी क्षेत्र को कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र, या अंग्रेजी में जेडपीडी। हिंदी में इसके कई नाम हैं। इसी को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं, इसी को संभावित विकास का क्षेत्र कहते हैं, इसी को निकटवर्ती विकास का क्षेत्र भी कहते हैं। तो साथी, इतना आपको क्या करना है, याद रखना है। समझे बात को? अब मैं आपको समझा दूं गुरु स्केप फोल्डिंग क्या होता है, यहाँ जो दिया गया है। देखो साथी, अगर बात स्केप फोल्डिंग की होगी ना, तो स्केप फोल्डिंग में क्या होता है कि बच्चे को मदद की ज़रूरत शुरू में ही पड़ती है। तो जब किसी बच्चे को शुरू में मदद करना अनिवार्य है लेकिन ज़िंदगी भर बच्चे की मदद ना करना पड़े, तो ये जो आपने अस्थायी मदद कुछ दिनों के लिए दी, इसी मदद को कहते हैं स्केप फोल्डिंग। मैंने कहा, एक बच्चा जो शुरू में साइकिल चलाना सीखता है तो शुरू में बच्चे के साइकिल को पीछे से पकड़ना पड़ता है, लेकिन ज़िंदगी भर बच्चे के साइकिल को नहीं पकड़ना पड़ता। ये जो आपने अस्थायी मदद दी ना, इसी को स्केप फोल्डिंग नाम दिया जाता है। समझे बात को? हाँ जी। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ साथी। वीएफ स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के अनुसार यदि कोई अध्यापिका या शिक्षक किसी अवांछित व्यवहार को कम करना चाहता है तो सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? क्रिया प्रसूत अनुबंधन में क्या था? आप सबको पता है कि स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था? स्किनर ने चूहा और कबूतर पर प्रयोग किया था। सबको पता है कि वो चूहा जो पिंजड़े के अंदर बंद रहा, रोज खटका दबाते चूहे को खाना मिलता, रोज खटका दबता चूहे को खाना मिलता, रोज खटका दबता
चूहे को खाना मिलता। लेकिन एक दिन क्या होता है, दुर्भाग्य से खटके की जगह बंदूक दगती है और सारे के सारे चूहे निकलकर भाग जाते हैं। साथियों, यहाँ से स्किनर ने साबित किया कि ज़िंदगी में लोग तब तक सब साथ खड़े रहते हैं जब तक सब कुछ अच्छा चलता है, लेकिन जैसे ही नकारात्मकता आती है तो लोग आपका साथ छोड़ के चले जाते हैं। वो कहावत है ना साथी, आपका साया भी आपका साथ छोड़ देता है जब हालात बुरे होते हैं। तो यही क्वेश्चन में कह रहा, अगर कोई शिक्षक किसी अवांछित, किसी गंदे व्यवहार को कम करना चाहता है तो उस व्यवहार का दोस्तों विलोपन कर दे, जैसे कि टॉफ़ी देना बंद कर दे, खाना देना बंद कर दे। तो यहाँ पे दोस्तों आपका उत्तर होगा विकल्प नंबर बी। स्किनर महोदय के 3-4 शब्द याद कर लो। इनके सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहते हैं, इसी को सक्रिय अनुबंधन कहते हैं, इसी को आर्यस थ्योरी कहते हैं, इसी को पुनर्बलन पर जोर देने वाले सिद्धांत को भी कहते हैं। आगे कथन और कारण, चूंकि क्वेश्चन बहुत लंबा लंबा है तो मैं चाहता हूं कि आप इसको स्क्रीन पर ढंग से देखिए। कथन कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे में संरक्षण का कार्य आ जाता है। एकदम गलत बात है। देखो, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का बच्चा मतलब ये बच्चा 2 से 7 साल का है, और मैंने कहा था कि जो 2 से 7 साल के बच्चे होते हैं इनके अंदर 3 गुण होता है। ये सवाल जवाब ज़्यादा करते हैं। इनके अंदर प्रतीकात्मक विचार होता है। प्रतीकात्मक विचार का मतलब दोस्तों होता है जीववादी सोच। और जीववाद का मतलब क्या होता है, जब बच्चा अनर्गल की बातें करे जिसका वास्तविकता से कोई संबंध ना हो, साथियों इसी को जीववाद कहा जाता है। तो ये सोच भी 2 से 7 साल के बच्चे में होता है, और इस तरह के बच्चे जिद्दी होते हैं, अहम केंद्रित होते हैं। संरक्षण के गुण की अगर दोस्तों आप बात करोगे तो ये जो संरक्षण का गुण होता है ना, ये 7 से 11 साल के बच्चे में आता है। संरक्षण का मतलब ये है, जैसे मैंने आपके सामने क्या बनाया, आप कहोगे सर जी ये वाह है, हमने क्या किया, इस वाह को मिटा दिया, आगे वाला भाग मिटा दिया, अब बताओ ये क्या बन गया, तो कहोगे सर अब ये टी बन गया। तो अगर ये बात बच्चे को पता है कि वाह कहाँ चला गया, तो इसका मतलब बच्चे में पुरानी बात अभी समझ में है, मतलब संरक्षण की आदत उसके अंदर विकसित हो गई है। लेकिन पूर्व संक्रियात्मक में नहीं आता, मतलब कथन तो गलत है। कारण पे आ जाओ, यहाँ से कारण लिखा है कि इस अवस्था में बच्चों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति हावी होती है, जो उन्हें किसी वस्तु के एक ही पहलू पर ध्यान, ये सही है। देखो, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे में केंद्रीकरण का गुण होता है। केंद्रीकरण का मतलब समझते हो, जैसे मैंने आपको टॉफ़ी दिया, अब तुम टॉफ़ी तो खा लिए, तो तुम्हें टॉफ़ी तो याद है लेकिन तुम हमको भूल गए, तो इसी को केंद्रीकरण कहते हैं। तो कहने का मतलब कथन तो गलत है लेकिन कारण सही है। और अगर कोई बात ना समझ में आए तो साथी कमेंट में ज़रूर लिखना। और आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को शुरू में ही सभी लोग लाइक कर दिया करो। पहली बार अगर आप आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो कथन गलत, कारण सही है। फिर से क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 समग्र 360 डिग्री प्रगति कार्ड की वकालत करता है। इस कार्ड में छात्रों के प्रदर्शन के मूल्यांकन में किन क्षेत्रों को शामिल किया जाना चाहिए। कह रहे हैं कि जो नई शिक्षा नीति 2020 है, ये बच्चों का 360 डिग्री मतलब होता है उनके जीवन के हर पहलू की वकालत करता है, मूल्यांकन करता है। पर इस मूल्यांकन में क्या चीज़ शामिल होना चाहिए? संज्ञानात्मक और शारीरिक डोमेन सही है। संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक डोमेन सही है। रटने की क्षमता गलत है। परीक्षा गलत है। अंक गलत है। अब जिनको भैया देखो केवल सीटेट में 100 पार करना है, अगर आप कुछ नहीं पढ़े हो तो भी इस वीडियो से तुम 100 नंबर कमा सकते हो। लिख लो कहीं पर कि पूरे पेपर में परीक्षा शब्द कम से कम 7 से 8 जगह मिलेगा, और जिन विकल्पों में अगर परीक्षा लिखा है तो इसका मतलब ये है कि ये विकल्प किसी कीमत पर हर हाल में गलत होगा, समझ गए। और अगर अंक लिखा है तो वो भी गलत होगा। ये सब छोड़ने की बात तो ये भी गलत है, तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। समझे, नई शिक्षा नीति कहती है कि बच्चे के दिमागी, भावनात्मक, मनोगत्यात्मक डोमेन को, डोमेन मतलब होता है क्षेत्र। अगला प्रश्न, एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथी। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंध की विशेषता किस चरण की विशेषता है? अब ये बता दो, आप ये कह सकते हो सर जी हमको नहीं पता है, सामाजिक अनुबंध नहीं पता है। क्या होता है सामाजिक अनुबंध?
सामाजिक अनुबंध का मतलब होता है चोर चोर मौसेरे भाई। ये बच्चा 18 साल का हो चुका है। सामाजिक अनुबंध का मतलब तुम भी गलत हो, अरे हम भी गलत हैं, तो पुलिस के पास क्यों चलें, मिल बांट के खा लेते हैं ना। इसी को सामाजिक अनुबंध कहते हैं। तो आओ विकल्प में ढूंढते हैं। नियम निरपेक्ष है, अपरिवर्तनीय है, उनका हर हाल में पालन ना, ये तो दूसरा स्तर है। नियम समाज के लाभ के लिए है, आपसी समझ, यही सही है। आपसी समझौता सही कर लो भैया, अदल बदल कर लो, पुलिस के पास मत चलो। तीसरा, नैतिकता इस बात से तय होती है कि क्या दंडित किया जाता है और क्या पुरस्कृत किया जाता है। साथियों एक चीज़ याद रखो, जब बच्चे की नैतिकता को दंड के द्वारा डिसाइड किया जाए, लाठी डंडा पे डिसाइड किया जाए, डांटने के द्वारा डिसाइड किया जाए, तो इसका अर्थ ये है कि ये लॉरेंस कोहलबर्ग का फिर पहला स्तर है, यानी ये बच्चा 4 साल का है, तो ये भी गलत है। बाकी व्यक्तिगत लाभ वो भी पहला स्तर है, तो उत्तर नंबर बी होगा आपका। और एक बात, लॉरेंस कोहलबर्ग की साथियों कमी क्या थी, तो प्यारे भाइयों लॉरेंस कोहलबर्ग की सबसे बड़ी कमी यही थी कि इन्होंने अपना प्रयोग महिलाओं के ऊपर नहीं किया था, ये इनकी सबसे बड़ी कमी थी। और इनकी कमी निकालने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, कैरोल गिलिगन। साथियों आप देख रहे हैं एजुकेशन स्टडी पॉइंट, 90 नंबर वाली क्लास, पांचों विषय की पैडागोजी, लाइव एंड एक्सक्लूसिव, सिर्फ एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। आगे चलते हैं साथी। समावेशी शिक्षा के निर्माण के लिए एक शिक्षक को क्या किस चीज़ से बचना चाहिए। अगर एक आप क्लास समावेशी बनाना चाहते हो, मुझे पता है आपको भी पता है कि दुनिया की कोई ऐसी क्लास नहीं है जो समावेशी ना हो। हर एक क्लास समावेशी होता है, क्योंकि उस क्लास में हर पृष्ठभूमि का बच्चा है, अमीर भी है, गरीब भी है, ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, हर पृष्ठभूमि का बच्चा है। तो एक टीचर को क्या करने से बचना चाहिए, छात्रों की विविधता को एक संसाधन के रूप में, एकदम सही बात है, ये इसको करना है। अगर मेरी क्लास में अलग अलग बोली को बोलने वाले बच्चे हैं, अमीर भी है, गरीब भी है, हर तरह का बालक है, प्रतिभाशाली, दिव्यांग, प्रखर बुद्धि का बालक है, ये मेरे लिए एक संसाधन है। विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार शिक्षण विधियों को अपनाऊं, सही बात है, क्योंकि जब हर तरह के बच्चे हैं तो पढ़ाने की अलग अलग शैली भी मुझे आना चाहिए, तभी तो मैं सबको संतुष्ट कर पाऊंगा, यानी विकल्प बी भी सही है। अक्षमता वाले छात्रों के लिए समान अनुभूति के बजाय सहानुभूति और दया का भाव। साथियों अगर मैं आपसे कहूं तो ये विकल्प एकदम गलत है। आप एक टीचर हो, आपके लिए ना तो कोई तेज है ना कोई धीमा है, आपके लिए सब समान है, आप किसी को ऐसे नहीं कर सकते हो। तो यानी चौथा विकल्प में लिखा लचीला पाठ्यक्रम, वो सब तो ठीक है ही, तो गलत क्या है, विकल्प नंबर सी। अब यहाँ पे 3 बातें और सीखो। तुम्हारे साथ पेपर में क्या होगा, सीटेट का मूल मंत्र प्यारे यही है कि पेपर में शब्द बदल जाता है। जैसे समावेशी शिक्षा को कहते हैं विशिष्ट शिक्षा, इसी को कहते हैं विशेष शिक्षा, इसी को कहते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता वाली शिक्षा। यह चीज़ यह पेपर में होता है, यही पैडागोजी है कि एक शब्द के कितने अलग अलग मतलब बनते हैं, ये आपको साथियों पता होना चाहिए। तो अरविंद राय, विजय लक्ष्मी, गीतांजलि श्रीवास्तव, गुंजन कुमारी, मंजय सिंह, सुलेखा देवी, चंदन कुमार, अजय पाठक, राजेश लोधी, कुसुम रानी, अंकुर कुमार, रिद्धि, गीतांजलि श्रीवास्तव, अरुण शुक्ला, रिंकी कुमारी और प्यारे भाई। अगले प्रश्न पे आ जाओ। फिर से कथन और कारण ने दस्तक दिया है। आइए, कह रहा है कि संज्ञान और संवेग एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र हैं। क्या कथन सही है, गलत बात है ना। संवेग क्या होता है, व्हाट अबाउट इमोशन, तो मैंने कहा आपका हंसना, आपका रोना, आपका चिल्लाना, आपका मुस्कुराना, यह संवेग है। लेकिन आप कब हंसोगे, आप कब रोओगे, आप कब मुस्कुराओगे, जब कोई बात आपके संज्ञान में आएगी। इसका अर्थ ये है कि संज्ञान और संवेग आपस में एक दूसरे पे जुड़े हैं, एक दूसरे में निहित हैं, स्वतंत्र नहीं है। कारण ये दे रहा है कि उच्च स्तर का तनाव, जो उच्च स्तर का तनाव है और चिंता है, ये छात्रों की समस्या समाधान की क्षमताओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। ये कारण दोस्तों सही है। भाई ज़्यादा तनाव अगर होगा, ज़्यादा चिंता करोगे, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप कोई चीज़ का समाधान करना चाहते हो तो फिर समाधान नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा, गलत तरीके से प्रभावित होगा। तो कथन तो गलत है लेकिन कारण सही है, यानी ए गलत है लेकिन आर सही है। लोग कह रहे हैं दोनों गलत, भैया ढंग से पढ़ लो।
कारण क्या दिया है? उच्च स्तर का तनाव, मतलब ज़्यादा तनाव और चिंता छात्र की समस्या समाधान की क्षमता को गलत तरीके से प्रभावित करता है। बात तो सही है ना? तो ए गलत है और आर सही है। समझे नहीं समझे आप लोग? अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। एक 5 साल का बच्चा ये मानता है कि निर्जीव वस्तुएं जैसे बादल या खिलौना भी जीवित है, उनमें भी इंसानों की तरह भावनाएं हैं। पियाजे के अनुसार इस सोच को क्या कहा जाएगा? जीववाद या वस्तु अस्थायित्व? भैया, जब बच्चा अनर्गल की बातें करे, सीटेट में ये 10 से ज़्यादा बार पूछा गया, 10 से ज़्यादा बार। हमने कहा कि जब कोई बच्चा अनर्गल की बातें करे जिसका वास्तविकता से कोई संबंध ना हो, इसी को जीववाद कहते हैं। और जीववाद की सोच 2 से 7 साल के बच्चों में आती है, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और रही बात तो वस्तु अस्थायित्व, तो वस्तु अस्थायित्व का गुण बच्चों में 0 से 2 साल के बच्चों में डेवलप हो जाता है। ये वस्तु अस्थायित्व होता क्या है? तो मैंने कहा जब बच्चा 6 महीने का होता है, 1 साल का होता है, 1.5 साल का होता है, धीरे धीरे वो अपने मम्मी को मम्मी बोलना पहचान जाता है और पिताजी को पापा बोलना सीख जाता है। तो क्या 2 साल के बाद ऐसा होगा कि पिताजी को मम्मी कह देगा या मामा मम्मी को पापा कह देगा? ऐसा नहीं संभव है, क्योंकि बच्चे में वस्तु अस्थायित्व का गुण आ चुका है। ये जो वस्तु अस्थायित्व वाला क्वेश्चन है साथी, ये सीटेट में बहुत बार पूछा गया है। मतलब इसका डेटा आप निकाल कर रख लो, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। कि मैं आपको क्या बताऊं, पूछता है कि जीन पियाजे की वो कौन सी अवस्था है जिस अवस्था में बच्चों में वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है? तो कह देना कि जो 0 से लेकर 2 साल का बच्चा होता है उसमें वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। क्योंकि एक बार अगर अपने मम्मा को मम्मा बोलना सीख गया और पापा को पापा बोलना सीख गया, तो 2 साल के बाद पलट कर पापा को मम्मी नहीं कहेगा या मम्मी को पापा नहीं कह देगा, क्योंकि बच्चे में वस्तु अस्थायित्व का गुण आ चुका है। समझे नहीं समझे साथी? कोई दिक्कत मेरे भाई को या मेरी बहन को, मेरे साथी को अगर जरा भी कोई तकलीफ हो या दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा। तो इसका उत्तर जो क्वेश्चन में था वो ऑप्शन ए होगा, क्योंकि जीववाद की बात हो रही है ना। आगे एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया साथी। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से ग्रसित बच्चों में आमतौर पे कौन सी प्राथमिक विशेषता देखी जाती है? ये कह रहे हैं कि जिन बच्चों में ऑटिज्म होता है, ऑटिज्म समझते हो कि जो बच्चा अपने ही विचारों को सर्वोपरि मानता है, बहुत जिद्दी होता है, उसको ये लगता है कि जो वो कह रहा है वही सही है, इसके अलावा कुछ भी सही नहीं है। तो ऐसे बच्चों में क्या दिक्कत देखी जाती है, कौन सी विशेषता होती है? उनके अंदर बहुत ज़्यादा सामाजिक कौशल होगा ना साथी? सामाजिक कौशल नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप अपने ही विचारों को बहुत ज़्यादा सच्चा मानोगे तो आपके अंदर मित्रवत भावना नहीं हो सकती, आपसे हर कोई दूर भागेगा। भाषा और संचार में कोई कठिनाई, बहुत कठिनाई होगी, तो ये भी गलत है। सामाजिक अंतःक्रिया में गंभीर कठिनाइयाँ होगी और दोहराव वाले व्यवहार होंगे। सही बात है भाई। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने ही विचारों को सर्वोपरि मानते हैं, बाकी दुनिया का हर व्यक्ति तो बेवकूफ़ है, ऐसी सोच आपकी है, तो जाहिर सी बात है कि समाज में आपको बातचीत करने में दिक्कत होगी, क्योंकि आप अपनी बात को हमेशा कहोगे, एक बतिया बार बार दोहराओगे, तो ऐसे में आपकी लिए समस्या क्रिएट हो जाएगा। तो यही दोस्तों जो सी वाला विकल्प है ना, वो बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत परेशानी अगर होगा साथी तो कमेंट में लिखते चलिएगा, साइड साइड में हमको बगल में बताते चलिए कमेंट बॉक्स में। अगर कोई दिक्कत परेशानी होगा तो कमेंट बॉक्स नीचे बना हुआ है, आप लोग अपनी बात को भी कहते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए एक अध्यापक को क्लास में क्या रणनीति अपनानी चाहिए? ये जेंडर रूढ़िवादिता क्या है दोस्तों? सदियों की सोच परंपरा चली आ रही है कि लड़की घर में खाना पकाएगी और लड़का नौकरी करेगा। यही पक्षपात है, इसी को जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं। तो इस बात को चुनौती देने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? पहला विकल्प, लड़कों को गणित और लड़कियों को कला लेने के लिए प्रेरित करें। अगर तुम ये कह रहे हो कि लड़का है तो ये गणित पढ़े और लड़की है तो कला पढ़े, तो इससे कौन सा फायदा होगा? ये तो और पक्षपात वाली भावना है। मतलब ये विकल्प तो गलत है। पाठ्य पुस्तक में दिए गए जेंडर पक्षपाती चित्रों का ज्यों का त्यों, मतलब अगर किताब में पाठ्य पुस्तक में कहीं भी पक्षपात वाली भावना दिख रही है तो बच्चों को वास्तविकता मत बताओ, ज्यों का त्यों पढ़ा दो, तो ये भी गलत है। गैर पारंपरिक जेंडर भूमिकाओं का उदाहरण प्रस्तुत करूंगा
जैसे इंजीनियर महिला भी हो सकती है, नर्स पुरुष भी हो सकता है। अब देखो सदियों की परंपरा है, लोगों को लगता है कि नर्स केवल महिला ही होती है, जबकि पुरुष भी नर्स हो सकता है। जब ऐसी सोच जब डेवलप किया जाएगा तभी पक्षपात दूर होगा। साथियों ऑप्शन सी तो सही लग रहा है, लगे हाथ ऑप्शन नंबर डी को भी देख लो। लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग बैठने की व्यवस्था। देखो अगर आप इस तरह की सोच के साथ जा रहे हो कि लड़का है तो अलग बैठे, लड़की है तो अलग बैठे, तो यहाँ भी तो आप पक्षपात ही कर रहे हो ना। तो साथी ये भी आपका गलत है। आगे, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक मूर्तिकार के अंदर कौन सी बुद्धि होती है बताओ। मैं डेली पढ़ाता हूं इस बात को। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार जो एक मूर्तिकार होता है, जो एक चित्रकार होता है, उसके अंदर कौन सी बुद्धि होती है साथियों? वो हार्वर्ड गार्डनर जिन्होंने कहा था कि जो बच्चा धरती पर जन्म ले लिया उसके अंदर 10-10 प्रकार की बुद्धियां हैं, लेकिन उनमें से 9 की 9 बुद्धियां सुषुप्त अवस्था में चली जाती हैं, सो जाती हैं। केवल एक बुद्धि निकल कर आगे बढ़ती है। कौन सी वाली बुद्धि बच्चे में निकल कर आगे बढ़ेगी, ये बच्चे के परिवार का वातावरण डिसाइड करेगा। घर में चोर टाइप के लोग हैं तो चोर वाली बुद्धि, नेता टाइप के लोग हैं तो नेता वाली बुद्धि। अब क्वेश्चन में कहा गया कोई बच्चा मूर्तिकार है, तो मूर्तिकार के अंदर दोस्तों स्थानिक बुद्धि होता है। मैं उस मूर्तिकार की बात नहीं कर रहा हूँ जो पैसा लेकर चित्र बनाते हैं, मैं उस मूर्तिकार की बात कर रहा हूँ जिसे अगर कोई चित्र या मन भा जाए तो अनायास उनका जो हाथ है, जो कलम है, वो कागज पर चल पड़ता है और चित्र बन के तैयार हो जाता है। अब अगर इतना खर्चा हो गया महाराज तो थोड़ा खर्चा और कर दो। शारीरिक और गतिक बुद्धि किसके अंदर होता है? कमेंट करके बताओ। एक बार आप लोग बताओ, शारीरिक और गतिक बुद्धि किस व्यक्ति के अंदर होता है? अफजल अहमद, सीमा सिंह, अंजलि सिंह, रमेश रतन, अरुण शुक्ला, राज ठाकुर, रिद्धि, अनुपम शर्मा, रविंद्र सिंह, कमलेश कुमार, चलिए बहुत बढ़िया। तो दोस्तों जो बस का ड्राइवर होता है इनके अंदर क्या होता है? गतिक बुद्धि होता है। जो क्रिकेट का प्लेयर है, खिलाड़ी है, गतिक बुद्धि है, क्योंकि बस के ड्राइवर को तुरंत निर्णय लेना पड़ता है कि कहाँ ब्रेक लगाऊं, कहाँ ना लगाऊं, कब तेज चलूं। इसी प्रकार क्रिकेट का प्लेयर है, जब बॉल तेजी से आता है तुरंत सोचना पड़ता है छोड़ूं या खेल दूं। तो इन लोगों में गतिक या शारीरिक बुद्धि होता है। प्यारे भाइयों, आगे बढ़ूं उससे पहले आपके लिए आवश्यक सूचना, अगर आप भी सीटेट पहली बार में पास करना चाहते हो, तैयारी करना चाहते हो, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि सर जी क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, किन किताबों का अध्ययन करें। साथियों मैं आपको कई बार समझाया हूँ, सीटेट पास करने के लिए ना तो आपको 10-10 घंटे के मैराथन की ज़रूरत है, ना मोटे मोटे किताब की ज़रूरत है, और ना ही किसी बैच की ज़रूरत है। इतना करिए जितना कर सकते हो। आपको पता है कि सीटेट में क्या होता है कि टोटल कुल मिलाकर 150 प्रश्न आता है, जिसमें 90 क्वेश्चन पैडागॉजी का होता है। देखो 60 नंबर जो रहेगा क्वेश्चन वो बदल सकता है, गणित के सवाल बदल जाएगा, हिंदी का व्याकरण बदल जाएगा, संस्कृत का व्याकरण बदल जाएगा, वो आपके हाथ में नहीं है। लेकिन कम से कम 90 क्वेश्चन जो पैडागॉजी का है वो तो नहीं बदलेगा। अगर इसके पैटर्न को सीख लिया जाए तो एक चीज़ तय है कि आप फेल नहीं होंगे। अब बचेगा 60 नंबर टॉपिक वाला, गणित का सवाल, हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण, तो उसमें क्या टॉपिक पढ़ना है और क्या छोड़ना है। इसीलिए मैं आपको दे रहा हूँ ये 150 पेज का एक प्रीमियम नोट्स है। इसे पढ़ने के बाद कोई फेल नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें 90 + 60, इसमें संपूर्ण पैडागॉजी प्लस हर विषय का सिर्फ जरूरी कंटेंट मैं दिया हूँ। अगर 1 घंटे इसे रोज पढ़ोगे तो 10 दिन में आपका सिलेबस पूरा कर देगा। अगले 1 हफ्ते रिवीजन कर लेना, लाइन बाय लाइन आपको तैयार हो जाएगा। कैसे आपको मिलेगा साथी? नीचे नंबर आपको दिख रहा है 9653050981 पे सीधा कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके आप इसे परचेज कर सकते हैं। आइए दोस्त आगे चलते हैं। बच्चों के शारीरिक विकास के संदर्भ में शीर्षगामी विकास का क्या मतलब होता है? देखो साथी, शीर्षगामी का मतलब होता है शीर्ष। शीर्ष मतलब आपके शीर्ष पे क्या है? सबसे ऊपर आपका सिर होता है। तो जब विकास सिर से पैर की ओर हो, जब विकास सिर से पैर की ओर हो तो इसको शीर्षगामी कहते हैं, और जब विकास केंद्र से बाहर की ओर हो इसको अधोगामी कहते हैं। बार बार पेपर में ये बात आता है। अधोगामी का मतलब क्या होता है?
शरीर का आधा भाग। शरीर का आधा भाग क्या है? आपका पेट है। पेट बीच में केंद्र है। तो जब विकास केंद्र से बाहर की ओर हो तो इसको अधोगामी कहते हैं, और जब विकास सिर से पैर की ओर हो तो इसको सिफेलोकाउडल कहते हैं या शीर्षगामी कहते हैं। 2-3 बातें और जान लो साथियों। जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। काफ़ी लोग पेपर में गलती करके आ जाते हैं, उनको ये लगता है कि विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। ये बात गलत है। विकास हमेशा याद रखना कि सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। कैसे? मैंने कहा साथियों, जब बच्चा धरती पर जन्म लेता है तो यार शुरू में सारे बच्चे सामान्य ही होते हैं, बाद में वो अपने कर्मों से विशिष्ट बनता है। तो विकास कैसे हुआ? सामान्य से विशिष्ट की ओर। आगे बढ़ते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर 13, रचनात्मकता के संदर्भ में अपसारी चिंतन का क्या मतलब होता है? बताओ साथी। रचनात्मकता के संदर्भ में अपसारी चिंतन का क्या मतलब है? साथियों, अपसारी चिंतन का मतलब होता है विस्तृत चिंतन, स्वतंत्र चिंतन, इसी को अपसारी चिंतन। पर रचनात्मकता क्या होती है? व्हाट अबाउट क्रिएटिविटी? रचनात्मकता का मतलब होता है दोस्तों, अगर कोई बच्चा कागज का नाव बना सकता है, मिट्टी के बर्तन बना सकता है, लड़की गुलदस्ता बना सकती है, तो इसी को रचनात्मकता करते हैं। मतलब समस्या समाधान का गुण, कुछ नया करना, कुछ अलग करना, यही अपसारी या रचनात्मक चिंतन है। पहला ऑप्शन। किसी समस्या के लिए एक सही उत्तर। देखो, एक सही उत्तर का मतलब तो आप रटकर भी तो कर सकते हो, इसमें कौन सा दिमाग लगेगा। तथ्य और नियम। अब तुम्हें ट्रिक फॉलो करो साथी। तुम्हारे पेपर में मैं आपको लिख कर दे रहा हूं भैया, इतना अनुभव हो गया है। ये जो शब्द है तथ्य, ये 4-5 जगह दिखेगा, और अगर किसी विकल्प में तथ्य लिखा है तो वो विकल्प किसी कीमत पर हरगिज नहीं सही होगा। ये कोई नहीं बताएगा, तुम पूरे YouTube पर जाकर देख लेना। ये ऐसे ट्रिक्स हैं। अगर किसी विकल्प में नियम लिखा है, नियम शब्द भी पूरे पेपर में 5 से 6-7 जगह मिलेगा, वो सब 6-7 नंबर फ्री के हो जाएंगे आपको। नियम अगर किसी विकल्प में लिखा है तो वो विकल्प हर हाल में गलत होगा, और अगर किसी विकल्प में सटीक लिखा है तो ऐसा विकल्प हर हाल में गलत होगा, क्योंकि दुनिया की कोई चीज़ दोस्तों पूरी तरह सटीक नहीं होती, क्योंकि यार हर चीज़ में लचीलापन चाहिए। तो सी वाला विकल्प देखो, किसी एक समस्या के कई संभावित समाधान और नवीन विचारों को उत्पन्न करना ही रचनात्मकता होती है। मैं आपको 4-5 शब्द बता देता हूँ। रचनात्मकता, मौलिकता, अपसारी चिंतन, अमूर्त चिंतन, कल्पनात्मक चिंतन, इन सारे शब्दों का मतलब एक ही होता है। समझे नहीं समझे? कमलेश कुमार जी, आपका बहुत सारा थैंक यू आपके सुपर चैट के लिए। देखिए, सुपर चैट जो लोग करते हैं आमतौर पे आपके लिए प्यार निश्चित रूप से ज़्यादा है, क्योंकि यार बात पैसे की नहीं है। 20 रुपये में क्या ही हो जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि आप चीज़ों को सराहते हो। आपका सुपर चैट इस बात को दिखाता है कि आप क्लास को एनर्जेटिक बना रहे हो, है ना। तो आपका इस प्यार के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो 20 रुपया नहीं, मेरे लिए 20 लाख के बराबर है। बाकी साथी जिनसे सुपर चैट हो तो ठीक है, जिनसे ना हो वो केवल वीडियो को लाइक करें, वही मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। अगले क्वेश्चन पे साथी आ जाओ। देखो, एक ही बात को बार बार ना लिखिए आप, क्योंकि आप एक ही चीज़ को बार बार लिखते हो। मैं हमेशा एक चीज़ समझाता हूँ कि डॉक्टर को डॉक्टर का काम करने दो,